ये बीजेपी का सांसद है, ये मशहूर है गरीबों की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। ये बीजेपी का सांसद है, ये मशहूर है कम पैसा देकर के बिल्डिंगों पे कब्जा करने के लिए। पैनेसिया कांड एक उदाहरण है आपके सामने कि ये बीजेपी के सांसद रहते हुए पैनेसिया हॉस्पिटल पर जबरदस्ती कम पैसा देकर के कब्जा करने जाते हैं। वहां के लोग इकट्ठा होते हैं और गाली देकर के भगाते हैं, और वो सांसद अगले दिन कह रहा है कि मैं दलित हूं, मेरा FIR नहीं हो रहा। आप देखिए, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं। अगर जो सरकार ने विदेशी फंडिंग का आरोप लगा के मेरे ऊपर मुझे बदनाम करने की कोशिश किया, रिकॉर्ड निकाल करके, फिर क्यों बांसगांव की जनता क्यों पसंद करती है? तो 4 बार से उनको सांसद चुन रही है, ऐसा क्यों? इसलिए कि आज तक लड़ने वाला आदमी नहीं कोई मिला, जनता के मुद्दों पे लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, विकल्प नहीं मिला। जो भी नेता है चुनाव लड़ने, वो मौसमी मेढक की तरह है। जैसे आज इंडिया अलायंस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है सदल प्रसाद, पूर्व मंत्री रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो 4 साल 10 महीना उस आदमी का पता नहीं रहता भाई साहब। और वो आदमी 2 महीने में जैसे बरसाती मेढकों की तरह, जिससे बड़े वाले मेढक ऊपर आते हैं, बरसाती मेढक, वैसे वो 2 महीना में आता है। भाजपा बहुत ड्रामेबाज पार्टी है, और आपने देखा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी है उत्तर प्रदेश के, और यही मुख्यमंत्री जी इसी बीजेपी के खिलाफ इसी गोरखपुर शहर में चुनाव लड़े हैं, और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री को भी चुनाव हराए हैं, और हिंदू वाहिनी बना के भी चुनाव लड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वो उनका चेहरा ही मान्य होगा। अच्छा, क्या योगी जी के सिद्धांतों पे नहीं, योगी जी के राहों पे तो नहीं चल रहा है? योगी जी के सिद्धांत का मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ बसपा के नेता स्वर्ण कुमार निराला जी हैं। कुछ दिन पहले ये नाराज हो चुके थे और बसपा छोड़कर एक अपनी पार्टी इन्होंने बना लिया था, अंबेडकर जन मोर्चा। लेकिन फिर एक बार इन्होंने इस 2000 लोकसभा चुनाव आते आते ही इन्होंने फिर एक बार बसपा का दामन थाम लिया है। क्या नाराजगी थी इनको बसपा से? आइए पहले हम स्वर्ण कुमार निराला जी से जानते हैं। नमस्कार सर। और इस समय आप बसपा के मंडल प्रभारी हो गए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बसपा से नाराज थे, और बसपा से नाराज होकर आपने एक अपनी पार्टी बनाई थी, अंबेडकर जन मोर्चा। आप बसपा से नाराज क्यों हुए थे, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। संजय जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी बात रखने का ये अवसर दिया। और आपको मैं बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी मेरी पहली पाठशाला है, जहां से मैंने संगठन के रूप में काम करने के लिए, कार्यकर्ता के रूप में सीखा हमने। और बहुजन समाज पार्टी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं हो सकती है। बीच के लोगों से, माननीय बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, उनसे नहीं कोई हमारी नाराज़गी, बीच के लोगों से कुछ मतभेद हुआ, जिस नाते हमने संगठन बनाया, और संगठन के बना करके हमने जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, कमज़ोर है, शोषित है, हमने उनके अधिकारों को लेकर के संघर्ष किया। तो हमने कभी भी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लोग दल छोड़ते हैं, लोग पार्टी छोड़ते हैं, तो दूसरे दल और पार्टी में जाते हैं, लेकिन श्रवण कुमार निराला कभी भी किसी दल में नहीं गए, किसी पार्टी में नहीं गए, और वैचारिकी से कोई समझौता नहीं किए, मुद्दों से कोई समझौता नहीं किए। और हमने वही काम किया जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, और संघर्ष किया, जनता की आवाज़ में बना। इस संघर्ष के दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी हमने किया। घर मेरा सीज हुआ, जेल हम गए, और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। माननीय बहन जी का मैं बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि माननीय बहन जी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को दोबारा बुलाया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, और बहुजन समाज पार्टी का संगठन का आपने कहा कि बसपा आपकी पाठशाला है जी, आपने वहां से शिक्षा प्राप्त किया। फिर ऐसी दिक्कतें क्या हो गई कि जहां पे आप बहन जी की इतनी तारीफ भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी नाराजगी? आपको मतलब तो बहन जी से था ना, तो फिर आपने क्यों छोड़ा और फिर क्यों अपनी पार्टी बनाई? कल भी क्या आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, जहां तक मसला नहीं है। टिकट मान सम्मान की मांग की थी, बात से आपने विधानसभा का मांग की, आपके टिकट कटा तो आपने पार्टी छोड़ के और अपना एक पार्टी बना लिया। तो नाराजगी यानी बहन मायावती जी सही थी ना आपकी? नहीं, बहन जी टिकट कौन देता है? बहन जी देती हैं, लेकिन जो काटने में जो लोग हैं वो बीच के बिचौलिया थे, जो कहीं ना कहीं मतलब नेतृत्व के सामने भी
गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं। ठीक है, मैं विधानसभा का मुझे टिकट मिला था, माननीय बहन जी का उसमें कोई टिकट काटने में कोई रोल नहीं था, बीच के लोगों का रोल था, ये मैंने माननीय बहन जी से भी कहा। ठीक है, और आगे माननीय बहन जी बुला करके टिकट, अभी आगे माननीय बहन जी ऑफिशियल घोषणा करेंगी, आपके बीच में सामने रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अभी के हवाले से पता चल रहा है कि इस बार आपको लोकसभा बासगांव से प्रत्याशी भी बनाया जा रहा है, क्या टिकट मिलने वाला है, इसीलिए आप फिर से बसपा में आ गए क्या? नहीं, मैं मूवमेंट का आदमी हूँ, मैं आंदोलन का आदमी हूँ। हम माननीय बहन जी पे मुझे भरोसा है, उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास चला गया। टिकट देना न देना अब आखिरी निर्णय उनका है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे संगठन का जिम्मेदारी दिया है, मैं उसको आगे पूरा करने की कोशिश में कर रहा हूँ। और मैं लगातार विधानसभाओं का दौरा भी कर रहा हूँ। अभी बरहज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, चिल्लूपार, बांसगांव और चौरी चौरा, लगातार इन विधानसभाओं तो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? अभी बता रहे इतने जगहों पे आप जा रहे हैं, तो अभी किसके लिए वोट मांग रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि हम पार्टी के लिए, अपने लिए, पार्टी के लिए, हम हाथी के लिए वोट मांग रहे हैं। हम पार्टी के लिए, हम बहन जी के हाथों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको बांसगांव लोकसभा से प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो क्या भविष्य की बात है, फिर भी हाथी के भविष्य की बात है, फिर हाथी के लिए प्रचार करेंगे? ये भविष्य की बात है, वर्तमान को देखना है। और डेढ़ श्योर आज वर्तमान हमारा अच्छा है, बहन जी का आशीर्वाद है। वर्तमान जब अच्छा तो भविष्य भी अच्छा होगा जी। तो हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार आपका टिकट कहीं ना कहीं फाइनल होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो मुझे कहीं ये तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपको बसपा से लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो फिर आप अपने अम्बेडकर जन मोर्चा से चुनाव लड़ने लगेंगे? नहीं, हमको माननीय बहन जी ने बुलाया और मुझे बहन जी पर भरोसा है। बहन जी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय, फिर बिचौलिए आ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर हमारे साथ अब बिचौलिए अगर बिचौलिए का दौर खत्म हो चुका है। माननीय बहन जी ने कहा कि सीधी हमारी बात है और कोई भी बात होगी तो तुमको सीधे बात करना है। तो भाजपा कहती है कि टिकट कोई मिले, हर चेहरा मोदी का होगा और योगी का होगा। अगर विधानसभा में बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहते हैं कि किसी को भी टिकट मिले, अगर मुझे ही टिकट मिल गया तो मैं योगी, अगर लोकसभा में अगर किसी को टिकट मिल गया तो मैं मोदी। क्या बसपा में ऐसा नहीं है क्या? भाजपा बहुत ड्रामेबाज पार्टी है, और आपने देखा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, और यही मुख्यमंत्री जी इसी बीजेपी के खिलाफ इसी गोरखपुर शहर में चुनाव लड़े हैं और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री को भी चुनाव हराए हैं और हिंदू वाहिनी बना के भी चुनाव लड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वो उनका चेहरा ही मान्य होगा। अच्छा, योगी जी के सिद्धांतों पे नहीं, योगी जी के राहों पे तो नहीं चल रहा है। योगी जी के सिद्धांत का मसला नहीं है। मसला ये है कि हम उनसे भी ज्यादा, अगर देश के अंदर कोई पार्टी अगर विचारों के आधार पे टक्कर देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ही देती है। एक तो उनका प्रोपगंडा का एजेंडा है, और बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है गांव और गरीबों के उत्थान का मसला है। इसलिए हमारी लड़ाई ग्राउंड लेवल पे होती है। अभी कुछ दिन पहले कई आरोप भी आप पे लगे हैं कि आपके विदेशी फंडिंग हो रहा है, आप 22 दिन तक जेल भी काटे, लगातार आप कमिश्नर कार्यालय पे धरना रहे, कई आरोप भी लगे। लेकिन जहां तक विदेशी फंडिंग की जो बात आ रही थी, वो मतलब आरोप अभी तक समझना, इसमें कई लोग भी जल गए, कई विदेशी नागरिक भी पकड़े गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं। अगर जो सरकार ने विदेशी फंडिंग का आरोप लगा के मेरे ऊपर मुझे बदनाम करने की कोशिश किया या मुझे फंसाने की कोशिश किया, अगर उस बात में दम होता तो आप स्वयं सोचिए कि सरकार तो वैसे भी विपक्ष को नहीं छोड़ रही है, तो अगर उस बात में दम होता तो आज मुझे छोड़ते थोड़ी। सरकार ने मुझे फर्जी आरोप लगा के, गलत आरोप लगा के मुझे जेल भेजा। 10 अक्टूबर को हमारी गिरफ्तारी हुई और 22 दिन मैं लगातार जेल में रहा। उस दौरान इनका आईबी, इनकी एजेंसियां, जितनी एजेंसियां थी, उन्होंने लगातार हमसे पूछताछ भी किया और पूरा रिपोर्ट भी लिया। ठीक है, अगर उसमें सच्चाई होती तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। और 22 दिन के बाद मेरी जमानत हुई और मुझे हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा। जिस तरह से मुकदमे में मुझे फंसाए हुए थे, शायद हाई कोर्ट जाना पड़ता, लेकिन हाई कोर्ट क्योंकि इनके सारे दलील यहीं पे खारिज हो गए। लेकिन वो विदेशी जो नागरिक थे वो आए कहाँ थे? वो तो इन्होंने गलत प्रोपगंडा उसके बारे में फैलाया। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला एक रिसर्चर था जो भारत के अंदर
वास्तव में गरीबी की क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है, वो जानना चाहता तो गूगल पे कहीं से सर्च करके वो हमारे पास आया कि क्योंकि उसे मालूम चला कि दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार निराला लड़ रहे हैं। तो उसको सर्च करके वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि भारत में वास्तविक गरीबों की क्या स्थिति है। हमने कहा भाई इस बात समझना तो गांव में गरीबों के बीच में जाओ। वो जब गरीबों के बीच में गए और गांव में जाकर के देखा कि जिस देश का ये दावा किया जा रहा है विश्व गुरु बनाने का, उस देश के अंदर आज भी लोग एक जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक जून की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार झूठे वादे और झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर और अखबारों में भारत को चमका रही है। यह बात देख करके वो आदमी भावुक हो हुआ और वो कहा कि सर आंदोलन में, जमीन के आंदोलन में बहुत सारे लोग आएंगे, हम वहां पे उनको इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के लिए वहां पे आया था, उसका कोई रोल नहीं था इस आंदोलन में, उसका कोई श्रवण जी, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जो ये गोरखपुर लोकसभा है या बांसगांव लोकसभा जो है, यहाँ पे योगी का बहुत दबदबा रहता है, जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनका बहुत दबदबा रहता है। आप लगातार यहाँ पे लड़ाई करते रहे, लगातार आप संघर्ष भी किए, हम लोगों ने देखा भी है कि लाठियां भी चली और आप लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन ये कहते हैं कि जो बहन मायावती है वो भाजपा के सामने बोल नहीं पाती है, उनको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। क्या आपको नहीं ईडी और सीबीआई का डर सताता है? दावे के साथ मैं कहता हूं कि बांसगांव लोकसभा में बीजेपी हारेगी और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। बीजेपी का जो प्रत्याशी है, सर ये तो हर बार कहा जाता है, कमलेश पासवान 4 बार से वो सांसद, हर बार ये बात कहा जाता है, हर बार ये बात कहा जाता है, लेकिन 4 बार कमलेश पासवान सांसद कैसे बन जाते हैं? श्रवण कुमार निराला इस बार उनको हराएंगे हम, और इसलिए ये बात दावा कर रहा हूं कि 3 बार के सांसद हैं। और हम जानते हैं, उदाहरण है कलानी गांव है सौगौरा के बगल में, कोड़ीराम के बगल में, ये कमलेश पासवान वो हैं जो गरीबों के साथ नहीं खड़े होते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। कैसे आरोप लगा सकते हैं? उस गांव में एक दलित समाज की बेटी के साथ उसके साथ रेप की घटना हुई और ये आदमी बलात्कारियों को बचा रहा था। गगहा थाने के थानेदार को धमका रहा था कि अगर उनकी पीड़ा सुनी गई, उनका एफआईआर दर्ज किया गया तो मेरी सरकार है, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, उस लड़ाई को भी मैंने लड़ा, उस पीड़ित परिवार को न्याय मैंने दिलाया। कमलेश पासवान को पटकनी खानी पड़ी और ये कमलेश पासवान क्यों उन्हें पसंद करती है? इस कमलेश पासवान के ऊपर जो बीजेपी दांव लगा रही है, इस बार उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी कहती है हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, वो कमलेश पासवान पांडेपार गांव है, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पिछले साल लगाई गई थी, वो कमलेश पासवान अपने भाई विधायक को लेकर के और पूरा प्रशासन को लेकर के बुलडोजर लगाकर बाबा साहब की मूर्ति हटवाया था। उसका हिसाब इसी बार होगा। मैं तो अंबेडकर जी का पुजारी हूँ, वो अम्बेडकर वो कहते हैं मैं भी एक अनुसूचित जाति का हूँ, वो झूठ बोलते हैं। एक भी अगर वो इतने दिन से सांसद हैं, दलितों के हित में एक भी बार अगर वो आदमी सदन के अंदर खड़ा हुआ हो तो बता दीजिएगा हमको रिकॉर्ड निकाल करके। फिर क्यों बांसगांव की जनता क्यों पसंद करती है? तो 4 बार से उनको सांसद चुन रही है, ऐसा क्यों? इसलिए कि आज तक लड़ने वाला आदमी नहीं कोई मिला, जनता के मुद्दों पे लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, विकल्प नहीं मिला। जो भी नेता है चुनाव लड़ने, वो मौसमी मेढक की तरह है। जैसे आज इंडिया अलायंस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है सदल प्रसाद, पूर्व मंत्री रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो 4 साल 10 महीना उस आदमी का पता नहीं रहता भाई साहब। और वो आदमी 2 महीने में जैसे बरसाती मेढकों की तरह, जिससे बड़े वाले मेढक ऊपर आते हैं बरसाती मेढक, वैसे वो 2 महीना में आता है। तो कहते हैं कि उन्होंने तो, और सदल प्रसाद का आज गांव की जनता से पूछिए कि सदल प्रसाद कहाँ रहते हैं, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सदर प्रसाद अपना घर किसी को नहीं दिखाते। इसलिए जनता ऐसे आदमी से जुड़ ही नहीं सकती जो जनता से दूर भागता हो, सिर्फ मौसम में चुनाव के टाइम में आता हो, विकल्प नहीं मिला। तो क्या लगता है बांसगांव लोकसभा से श्रवण कुमार निराला जीतेंगे या बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, श्रवण कुमार निराला जीतेंगे बांसगांव लोकसभा से। अगर टिकट नहीं मिला तो हारेगी, टिकट नहीं मिला तो हारेगी बहुजन समाज पार्टी। श्रवण जी आपको टिकट नहीं मिला तो निराला जीतेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो बसपा जीतेगी। ये माननीय बहन जी का फैसला है, ये माननीय बहन जी के डिसीजन है। अगर बहन जी आपको टिकट नहीं देती है तो बहन जी के यहाँ न्याय होगा इस बार, और श्रवण कुमार निराला और बहुजन समाज पार्टी वहाँ जीतेगी। अगर न्याय नहीं होगा तो अम्बेडकर जन मोर्चा से फिर न्याय होगा, निराला चुनाव लड़ेंगे। न्याय होगा, माननीय बहन जी न्याय करेंगी।
और अभी देखिए 2000 लोकसभा चुनाव और जी। कई पार्टियां जो है कि इंडी गठबंधन भी बन जी। चुका है, जिसमें बहन जी तो जी। नहीं है। जी। और एक तरफ बता रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है, जी। एक तरफ भारत और एक तरफ इंडिया, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी की सरकार, ये 400 पार कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, ये 40 के नीचे भी आ जाएंगे। जो जनता, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, सरकार बड़ी नहीं होती है। और लोकतंत्र में कोई अजेय नहीं होता है, बड़े बड़े लोग हारे हैं। और ये चक्र है लोकतंत्र का, जो ऊपर वो नीचे आएगा, जो नीचे है ऊपर जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब आएगा और आगे देश की राजनीतिक परिस्थितियों का खेल होता है, और इस देश की राजनीति में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना पड़ेगा। सर उदाहरण मैं बताऊंगा, अकेले उदाहरण अकेला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है भाई साहब, कहाँ मधु कोड़ा। परिस्थिति ऐसी बनी है, अकेला व्यक्ति, निर्दल विधायक, एक आदमी, और इस देश के राजनीति की ऐसी परिस्थिति बनी कि अकेला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। अगर सरकार पहली बार भी बीएसपी ने सरकार बनाया था, तो जहां बीजेपी के पास 150 से ज्यादा विधायक थे, हमारे पास मात्र 67 विधायक थे। मानवर काशीराम साहब के पास लोग जाते हैं कि आपके बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, तो मानवर साहब ने कहा जब मेरे बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी सरकार क्यों बनाऊंगा, मेरी शर्तों पर मेरी सरकार बनेगी, तुम्हें गर्ज हो तो मुझे समर्थन दो। और मानवर साहब ने अपनी शर्त पे सरकार चलाया, कभी बीजेपी की शर्त पे नहीं चलाया। नहीं, मायावती जी कहती है मैं तो दलितों की मसीहा हूँ जी, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आता है तो वो ब्राह्मणों को दे देती है, देखिए दूसरे को दे देती है। राजनीति में हर सीट क्या दलित चुनाव नहीं लड़ सकता? सबको भागीदारी देना तक पड़ता है ना। और दलित तो चुनाव लड़ ही रहा, श्रवण कुमार निराला जैसे लोग भी, बहुत सारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ते हैं, नाराज थे, तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, नाराज थे, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, नाराज इसीलिए थे। इलेक्शन का मसला नहीं, बीच के लोगों की कार्यशैली। हम सदल प्रसाद जैसे लोगों से, नकारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में हावी हो रहे थे, हम उनसे नाराज थे, क्योंकि सदल प्रसाद उनको हटा दिया गया। हाँ, जो नकारे लोग थे उन्हें हटा दिया। हाँ, वो नकारे लोगों की सफाई हो चुकी है लगभग इस बहुजन समाज पार्टी में। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा यही विरोध था कि सदल प्रसाद मौसमी मेढक है, और मौसमी मेढक जब तक रहेंगे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को दूर होना चाहिए। और आज बहुजन समाज पार्टी के कूड़ा करकट सदल प्रसाद जैसे लोग इंडिया गठबंधन में चले गए, और ये बहुजन समाज, दलित समाज के लिए बहुत बेहतर हुआ। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो हाल है आज, अखिलेश यादव का जो हाल है, सबसे बड़ा इस देश के अंदर अगर दलितों का कोई दुश्मन है तो वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, उदाहरण है। विपक्ष का आरोप भी है आप पे जी कि बीजेपी का दूसरा मुखौटा बसपा है। बहुजन समाज पार्टी ही हमेशा बीजेपी से लड़ी है, और इतिहास गवाह, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से, तो बहुजन समाज पार्टी ने गिराया था। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव पर हमेशा आरोप लगता था कि उनके धोती के नीचे हाफ पैंट आरएसएस वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। ये उदाहरण है, ये रिकॉर्ड हमारा। मुख्तार अंसारी जी का देहांत हो गया है जी, और आपके पार्टी से ही कई बार वो विधायक रहे जी, लेकिन बहन जी का अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आया। और वहीं भाजपा कह रही है कोई भी आतंकी रहेगा, कोई भी अपराधी होगा तो उसका अंत इसी तरह से होगा। बयानबाजी का ये समय नहीं है, उनका अंत हुआ है, ये दुखद बात है। उनके साथ, उनके परिवार के साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी की सिंपैथी भी है। कोई बीमारी से मर जाए उसको आतंकवादी नहीं किया जा सकता। और अगर बीजेपी सरकार, मुख्तार अंसारी जी की मौत कैसे हुई? मुख्तार अंसारी जी की मौत जो भी, अब तो उसके न्यायिक जांच का विषय है, अब तो वो मेडिकल रिपोर्ट का विषय है। उनके परिवार वाले आरोप जो लगा बातें रहे हैं वो जल्दी सामने आ जाएंगी। और माननीय बहन जी ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और उच्च स्तरीय जांच होगी, रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन जो ये सरकार कहती है, अपराधी बनाकर लोगों पे आरोप लगाती है कि हम अपराधियों के खिलाफ है, तो आप बता दीजिए, अभी अभय सिंह उत्तर प्रदेश का टॉप 10 अपराधियों में एक नाम है, फैजाबाद जिले का रहने वाला, उसको Y+ श्रेणी सुरक्षा दिया गया है। अपराधियों की सुरक्षा कर रही है सरकार कि अपराधियों को भगा रही है? खुद आप देख लीजिए, आपके सामने है सारी बात। सबकी सुरक्षा, शिवपाल जी की सुरक्षा हटा, लेकिन बहन मायावती जी की सुरक्षा तो कभी नहीं हटाई गई। बहन मायावती जी देश की अकेली ऐसी नेता हैं, किसी की भी सरकार आ जाए उनकी हिम्मत नहीं है जो बहन कुमारी मायावती जी की सुरक्षा हटाए या उन पे किसी प्रकार का हमला कर। क्यों? क्योंकि देश के अंदर 22% जो दलित है वो कभी भी सड़क पे आ जाएगा और सरकार नहीं संभाल पाएगी। क्योंकि सरकार जब भी अन्याय करेगी, समाज सोया नहीं हुआ है। और बहन कुमारी मायावती जी के पीछे
पूरा समाज जान देने के लिए तैयार है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी आइकॉन है, वो एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, इसलिए बीजेपी की हिम्मत नहीं है। अब हम गोरखपुर की ही बात करते हैं। स्वर्ण कुमार निराला जी, ये बताइए, क्या गोरखपुर में आपको विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गोरखपुर में विकास का ये हाल है, हमने भी लखनऊ को बनाया है, बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ को बनाया है। आज लखनऊ अगर देखने यानी उस तरह से योगी जी यहाँ को ये नहीं कर पाएंगे। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने 3 साल में लखनऊ को चमका दिया और ये 10 साल इनका नजदीक आने जा रहा है और कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ गड्ढे खोदे हैं, सिर्फ पुल बनाने के लिए पिलर खड़ा किए, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि भ्रष्टाचार इस सरकार में एकदम चरम पर है। कमीशन खोरी, कमीशन खोरी, नौका विहार नहीं दिख रहा है। आप तो उधर से आएंगे, उस अमीरों के विकास की बात करें, अमीरों के लिए आप बना दी, सारे हाथी बना दिए, तो क्या वही विकास था? योगी जी यहाँ पे रामगढ़ तालाब बना दिए, योगी जी सुंदरीकरण कर दिए, वो नहीं दिख रहा है। गरीब ठेला वालों को उठा करके फेंकवा तो दे रहे हैं, और कौन यहाँ पर 50 विकास होगा तो 10 लाख रुपया, सड़कें बड़ी होंगी तो 5 लाख रुपया, भैया आएगा। अमीरों की दुकानें चलेंगी, गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों का ठेला उठवा के फेंक दे रहे हैं। यही है योगी जी का राज। यहाँ गरीबों का बसर नहीं हो रहा है। और आपको मालूम है देश की मीडिया ने इस बात को उठाया नहीं, किस तरह से लोगों का घर उजाड़ रहे हैं। कैसे आदमी एक घर बनाता है, एक कमरा गरीब आदमी बनाता है, विकास के नाम पे सबको आप उजाड़ देंगे। आपको नया गोरखपुर बनाना तो शहर के बाहर बहुत सारी जगह है, आप बना देते, लेकिन यहीं पे बगल में खोराबार एरिया में कितना घर उजाड़ दिया, किसी का आता पता है? जो विकास होता है तो कुछ तो करना ही पड़ता है। मतलब विनाश नहीं होता है कि किसी का घर उजाड़ दीजिए और आप अपनी नजरों में विकास कह दीजिए। उसका दर्द पूछिए ना, जिसका घर खत्म हो गया, उसका दर्द पूछा जाए। वो कैसे लोग, मतलब उनकी आंख से आंसू नहीं खून गिर रहे हैं, और ये बद्दुआ लगेगी लोगों की, बीजेपी सरकार उखड़ जाएगी। जी, और बांसगांव लोकसभा की बात किया जाए तो क्या लगता है कि बांसगांव लोकसभा में कौन से ऐसे कार्य हैं जो बाकी रह गए हैं, जिसको बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उस कार्य को पूरा किया जाएगा? बांसगांव लोकसभा में काम ही क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी के सांसद ने काम ही क्या किया? बीजेपी के सांसद ने एक काम बहुत बढ़िया किया। ये बीजेपी का सांसद है, ये मशहूर है गरीबों की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। ये बीजेपी का सांसद है, ये मशहूर है कम पैसा देकर के बिल्डिंगों पे कब्जा करने के लिए। पैनेसिया कांड एक उदाहरण है आपके सामने कि ये बीजेपी के सांसद रहते हुए पैनेसिया हॉस्पिटल पर जबरदस्ती कम पैसा देकर के कब्जा करने जाते हैं। वहां के लोग इकट्ठा होते हैं और गाली देकर के भगाते हैं, और वो सांसद अगले दिन कह रहा है कि मैं दलित हूं, मेरा FIR नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए कि जमीन कब्जा, किसी का मकान कब्जा करने जा रहे हैं। तो गोरखपुर का जो ये कमलेश पासवान जो बांसगांव का सांसद है, वो जनता के लिए कोई काम नहीं। हाँ, उसने बलदेवा प्लाजा खरीदा है, हाँ उसने तमाम माल बनाए हैं, हाँ उसने अपना विकास किया है। पहला हलफनामा देंगे, बांसगांव का विकास नहीं हुआ। बांसगांव को लूटा है। बांसगांव के नाम पे अभी इनका जो एजेंडा निकाले, इनका जो फंड कहाँ गया है? स्कूल कॉलेजों में 50% 60% पैसा ले करके सिर्फ स्कूल कॉलेजों में पैसा दे करके, और बंदे भारत क्या है आपके पास? ये पूरा RTI से पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम कभी भी आपको दिखा सकते हैं। इनका क्या काला चिट्ठा वो मैं सब दिखा देता, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोलता हूँ। अगर श्रवण कुमार निराला अगर लोकसभा प्रत्याशी वहां बनाए गए जी, अगर जीत के आते हैं जी, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अंतिम सवाल आपसे। श्रवण कुमार निराला अगर चुनाव जीत के आते हैं तो पहले तो जिन गरीबों को उनका हक नहीं मिला, जिन भूमिहीनों को उनका हक नहीं मिला, उन गरीबों की आवाज मैं बहुत मजबूती के साथ देश की संसद में उठाऊंगा। हर गरीब भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन हर परिवार को मैं दिलाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो ये हमारे साथ है कि बसपा के मंडल प्रभारी श्रवण कुमार निराला जी, जो बेबाक बातों से अपने जाने जाते हैं। लगातार दलितों की इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 22 दिनों तक जेल काट के भी आया है। और इनका कहना है कि अगर मैं बांसगांव से लोकसभा प्रत्याशी चुना जाता हूं और वहां पे जो गुंडा राज है, जो वहां पर जो लोग हैं जो किसी के घरों को लूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो विकास नहीं हुआ है, उस विकास कार्य को करने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पहल 24।